तो आज हम 11th का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ठीक है। और उनमें से एक जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो 3 पार्ट आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उसमें से केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। तीनों ही पार्ट केमिस्ट्री के अंदर जो आप जानते होंगे, मॉडर्न केमिस्ट्री में आज 3 पार्ट होते हैं टोटल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तीनों पार्ट ही मैं लूँगा आपका। साथ ही 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, केमिस्ट्री की खोज कैसे हुई। केमिस्ट्री कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री आप आज की डेट में पढ़ते हो, इसको एज सच कभी भी पर्टिकुलरली अलग से नहीं पढ़ा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, फिजिक्स को शुरुआती दौर में अलग से डील किया जाता था, एक अलग से पूरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, ठीक है। उसको लोग समझते थे, उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके रिजल्ट्स, इन्फरेंस आउट और हाइपोथेसिस बनाते थे, ठीक है। इसी तरीके से बायो एक पूरा का पूरा साइंस का अलग डिवीज़न था, मैथ पूरा का पूरा एक साइंस का अलग से डिवीज़न था, जहाँ लोग मैथ के बारे में, उनके थियरम्स, उन पे होने वाले रिसर्च किया करते थे। पर केमिस्ट्री एज सच कभी एक सब्जेक्ट नहीं रहा। केमिस्ट्री की शुरुआती दौर में कोई अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं हुई, बल्कि एक दो छोटी सी चीज़ों के खोजने के शुरुआत से ही केमिस्ट्री का जन्म हुआ, ठीक है। अब वो कौन सी 2 चीज़ें थी, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन, जिसे हिंदी में पारस पत्थर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ थी वो थी एलेक्जर। आप इसकी स्पेलिंग में ज़्यादा मत जाइएगा, इसकी अलग अलग 2 स्पेलिंग्स होती हैं। एलेक्सर ऑफ लाइफ या डेथ कहा जा सकता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अमृत के नाम से जानते हैं। अमृत जो वही जो लोगों को मरने से बचा लेता है, उन्हें अमर कर देता है। शुरुआती दौर में लोगों को ऐसा लगा कि वो दुनिया की हर एक चीज को इंच में, यानी कि गोल्ड में, फिलोसोफर स्टोन का मतलब क्या होता है, वन विच टर्न्स एवरीथिंग इनटू गोल्ड। एक ऐसा कोई चीज जो हर चीज को गोल्ड में बदल दे, उसको बोला जाता है पारस पत्थर, ठीक है। एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या होता है, अमृत, यानी कि जो इमोर्टलिटी प्रदान कर दे। इमोर्टलिटी मतलब, मॉर्टल मतलब होता है मरना, और इमोर्टल मतलब होता है हमेशा के लिए जीवित रहना, मरना नहीं, ठीक है। तो शुरुआती दौर में लोगों को ऐसा लगा कि हम कुछ करके फिलोसोफर स्टोन बना सकते हैं, यानी हम किसी तरीके से हर चीज को सोने में बदल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों को थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशंस पता थे, थोड़े बहुत रिजल्ट्स पता थे चीज़ों के बारे में, जहां वो कन्वर्जन्स को स्टडी कर रहे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना इसको बड़े स्केल पे किया जाए, एक ऐसे स्केल पे किया जाए, लार्ज स्केल पे किया जाए, ताकि सारी चीज़ें गोल्ड में टर्न हो सके। और उसी की खोज में लोग निकल गए। जो इनमें काम करते थे, ऐसी, उनको एल्केमिस्ट कहा जाता था। इसी नाम से एक नॉवल भी आती है पॉल कोएल्हो की, आप चाहें तो उस नॉवल का शीर्षक वगैरह देख सकते हैं, सार देख सकते हैं, पर एग्जैक्टली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। उनको एल्केमिस्ट कहा जाता था। ये वो लोग होते थे जो पारस पत्थर बनाने की खोज करते थे, ठीक है, बनाने की कोशिश करते थे। फिर एक थे इतारो केमिस्ट्री या इतारो केमिस्ट कहा जाते थे, ठीक है। ये वो होते थे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से डील करते थे। ये पुराना इतिहास चल रहा है अभी, ठीक है। ये वो थे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से डील किया करते थे। ये सब आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है इसके बारे में। लोगों को पारस पत्थर तो नहीं मिला, अमृत तो नहीं मिला, ठीक है, जैसा कि नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ हो जाता। इसलिए उनके पास, लेकिन इस दौरान काम करते करते काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो गए, उन रिजल्ट्स का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और उससे ही धीरे 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 करके आज मॉडर्न केमिस्ट्री जो हम कहते हैं उसकी खोज हुई। कई सारे इंडियन जो लोग हैं, जो बहुत सारे पुराने जो अर्थशास्त्री या इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी कई सारी चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, और बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में भी ट्रू हैं।
ठीक है। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम महर्षि कन्नड़ का है, जो हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद, बताऊंगा मैं आपको क्या इतिहास है उसका। वैसे ही कई सारे और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप आज की डेट में पीछे जाकर देखोगे तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तब भी लोग रेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। जो ब्रिक्स आज आप यूज करते हो उसका इस्तेमाल वो लोग उस टाइम किया करते थे। और इतने पुराने समय में, जब 2000 3000 बीसी एगो की बात हो रही है, उस टाइम पे ये रेड ब्रिक्स जो होते थे, यानी उनको पता था कि किसी चूने के पत्थर को जलाने से जो लाल पत्थर बनकर आता है वो मजबूत होता है, वो रेजिस्टेंट होता है, माइट रेजिस्टेंस होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते, उसमें आप उसको बहुत मजबूती से डील कर सकते हो। उन सारी चीज़ों का उनको आइडिया था। आज भी अगर उन घरों की दीवारों को देखा जाए, जो कि हमारे क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स उनको निकाला करते हैं, तो ये पाते हैं कि मोर्टार का पेस्ट यूज होता है। मतलब जिसे आज हम सीमेंट कहते हैं, जो सीमेंट का मोर्टार हम बनाते हैं जिससे घरों को जोड़ा जाता है, दो ईंटों के बीच में जिसको जोड़ा जाता है, जो सीमेंट का पेस्ट बनता है, वो उस टाइम भी वो लोग यूज करते थे। यानी उनको वो सारी चीजों के बारे में आइडिया था। ठीक है, तो बेसिकली पुराना एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी केमिस्ट्री को बताता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें इंडियन केमिस्ट को नोन था। हमारे इतिहास के लिए ये बहुत गौरवशाली बात है कि हमें ये सारी चीजें पता थी पहले भी। ठीक है, उसी श्रेणी में आज के डेट में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आज भी उतने ही इज्जत से लिया जाता है, और वो थे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बताया कि दुनिया की हर चीज परमाणुओं की बनी हुई है। अणु और परमाणु की बात की उन्होंने। ठीक है, ये सारा इतिहास शायद आपको केमिस्ट्री जब शुरुआत हुई होगी 6th 7th में तब भी बताया गया होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके बल्कि स्टडी से ही ब्रेक है आपका कोविड की वजह से। ठीक है, फिर तो केमिस्ट्री क्या और फिजिक्स क्या मैथ आपने पढ़ाई ही नहीं की होगी, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद है। 3-4 महीनों से आप बैठे होगे खाली। तो इन्होंने एक परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये परमाणु क्या था, इन सारी चीज़ों पे हम विचार कर सकते हैं आज भी। एक परमाणु जो था, उन्होंने बताया कि ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और जिसकी वजह से सारी चीजें बनती। उस समय थ्योरी को उतना महत्व नहीं दिया गया, पर आज जब हम जानते हैं कि एटम्स हैं, एटम्स जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है, उनको बांटा नहीं जा सकता, तब हम कहते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल सही थी। किसी भी चीज की डिस्कवरी का पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज बनी कब होती है? करोड़ों साल पहले। ठीक है, आज के नए डिस्कवरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने डिस्कवरीज की बात कर रहा हूं जो करोड़ों साल पहले बनी हुई है। अब करोड़ों साल पुरानी चीज को पर काम करना बहुत मुश्किल कार्य माना जाता है। ठीक है, इसलिए जितनी भी छोटी छोटी जानकारियां हमारे पास होती है हम उनको इकट्ठा करते हैं और उनके बेसिस पे एक नई चीज को बनाते हैं ताकि उसको आसान किया जा सके, उस पर ज्यादा कार्य किया जा सके। इसी तरीके से पुराने सारी जो हमारे पास फैक्ट्स या सारी चीजें थी उनको मिलाकर एक नया पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनाया गया और उस सब्जेक्ट को आज कहा जाता है केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री असल में 3 हिस्सों में बटी हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री के 3 पार्ट कर दिए गए हैं। अब मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो ऐसी नहीं चलती जिस तरीके से हम पहले देखा करते थे। आज सबको पता है कि फिलोसफर स्टोन जो है ये एकमात्र सपना है, एलिक्सर ऑफ लाइफ जो है ये भी एकमात्र सपना है। कोई लिक्विड के दम पे हम इमॉर्टल नहीं हो सकते आज की डेट में। ठीक है, ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, किसी और थ्रू हो सकती हैं, पर एज डायरेक्टली हम कोई स्टोन बना ले और उसको जिससे टच करें वो सीधा सीधा सोना बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या ऐसा कोई लिक्विड बना ले जिसको पीने से हम इमॉर्टल हो जाए, तो आज के डेट में वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, मॉडर्न केमिस्ट्री ये भी नहीं कहता कि ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं होंगी। आप चाहो तो कोशिशें करते रहो, हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू मिले। जैसे कि एक आज के डेट में थ्योरी चलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज साइंस का बेसिक लेक्चर है, वो थोड़ा बहुत साइंस के बारे में मैं बताऊंगा। लोग ये उम्मीद है कि 2045 तक, 2020 चल रहा है, आज से 25 साल बाद हो सकता है कि हम इमॉर्टलिटी के आसपास पहुंच जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे 2 तरह के लोग थ्योरीज की बात करते हैं। एक तो हर जो आदमी मरता है उसके इंडिविजुअल सेल्स को इकट्ठा कर लिया जाए और उन सेल्स को ग्रो करके दोबारा उसको जीवन दे दिया जाए। ऐसे सेल्स को स्टेम सेल वगैरह कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये बायो का पार्ट है। ठीक, तो ये एक थ्योरी कहती है। दूसरा थ्योरी कहता है कि क्यों ना हम उनके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको रिटेन कर लें और फिर उनसे कुछ करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। इन थ्योरीज को दरकिनार नहीं किया गया है, ये थ्योरीज चल रही हैं, पर हमें ये पता है कि ये इतना आसान नहीं
जितना शुरुआती दौर में लोगों ने ट्राई किया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपको और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूं, तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका करके जगह है भोपाल के पास में, अब वहां जाइएगा और वहां पर एंशियंट पेंटिंग्स देखिएगा। 5000 साल पहले पुरानी बनी हुई पुरानी पेंटिंग्स आज भी तरोताजा लगती हैं, मतलब कि जैसे तुरंत बनाई गई हो, अभी तुरंत इनको कलर किया गया हो। और वो सब कैसे किया जाता था, वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल कलर्स, ऑर्गेनिक कलर, इनऑर्गेनिक कलर्स की मदद से। अब ये इनऑर्गेनिक कलर्स होते क्या हैं, बेसिकली ये कोई किसी तरीके का सॉल्ट हुआ करते थे या किसी तरीके की चीजें हुआ करते थे जो नेचर में पाई जाती थी, जिनका यूज ये लोग करते थे। ठीक है, उनको कलर के फॉर्म में बनाकर या किसी फॉर्म में बनाकर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो रेड कलर की पेंटिंग दिखती हैं वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो ऑक्साइड फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसको हम रस्टेड आयरन भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा लोहा जंग लगने के बाद रेड कलर का हो जाता है, तो इसका वो किसी तरीके से पेस्ट बना लेते थे, उसको ऐसे कलर यूज करते थे पेंटिंग्स में। तो वो रेड कलर आज भी वैसा का वैसा है, क्योंकि उनको पता था कि उस पत्थर से और इस आयरन से रिएक्शन होकर ये यहाँ पर सदियों तक टिका रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एंशिएंट इंडियन लोगों ने किया, और वो सारी चीजें आज हमें समझ में आता है कि उनके पीछे बहुत डीप केमिस्ट्री छिपी हुई है। इसी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है आपके सामने, ये वर्ल्ड वाइड चलने वाला एक क्लासिफिकेशन है, पर कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है इनके बीच में। ठीक है, कि मतलब नहीं ये फिजिकल है तो फिजिकल ही रहेगा, ये इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक, नहीं। देयर आर ह्यूज कंपैरिजंस बिटवीन देम, अपने आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि सबके सब एक ही रूफ के अंदर यानी केमिस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब में इन्वॉल्व तो सेम टाइप की ही केमिकल रिएक्शंस बाकी चीजें हैं, पर उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग क्यों किए गए हैं ये भी आपको वक्त आते आते बताया जाएगा। ठीक है, खैर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम ज्यादातर चीजों को क्वांटिटी के टर्म्स में, यानी कि संख्या या अमाउंट के टर्म में डील करते हैं। ठीक है, जहां हम क्वांटिटी को लेकर बड़ा वो रहते हैं कि उत्साहित की हमें क्वांटिटी जाननी है, कितना रिएक्ट होगा, ये सारी चीजें कैसे रिएक्ट होगा, क्या रिएक्ट होकर बनेगा, जिसको क्वालिटी कहते हैं। 3 तरह के एनालिसिस को आप समझ सकते हो। ठीक है, एक होता है क्वांटिटिव एनालिसिस। क्वांटिटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी से रिलेटेड चीजें देखते हैं। ठीक है, दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहां पर हम क्वालिटी से लेना देना होता है हमें। ठीक है, क्वांटिटी से नहीं, अमाउंट से नहीं लेना देना हमें, उसके नेचर से लेना देना है कि हुआ कैसे। ठीक है, तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो सकते हैं आपके सामने एनालिसिस के तौर पे। ये डील हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ये हम डील करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा। ठीक है, बल्कि ये बोले तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जहां भी सवाल आएगा तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस डिवीजन का पार्ट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा सा डिवीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिवीजन है। अब उसको पूरा का पूरा वो कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब कार्बन के जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बल्कि आप ऐसे बोलो कि जो अदर पूरे पीरियोडिक टेबल के नॉन कंपाउंड है और कार्बन के जो नॉन कंपाउंड है उनकी संख्या जो कार्बन के हैं वो 10,000 टाइम ज्यादा है बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल से। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। वहां पर हम बात भी करेंगे कि व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ट्रीटेड एज ए डिफरेंट और इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री का हिस्सा था। अब आज की डेट में हम केमिस्ट्री की जब शुरुआत करते हैं तो बच्चों आपने बहुत सारी चीजें 10th क्लास में पढ़ रखी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने केमिस्ट्री के बारे में जान रखी होंगी। हम उन्हीं चीजों के एक रिवीजन के तौर पे ही पहला लेक्चर लेते हैं, और दूसरे लेक्चर में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम और बाकी सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले जिन चैप्टर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, हम जहां से जिन चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे वो जो चैप्टर होगा स्टाइकोमेट्रिक और मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर हम बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसलिए इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस यानी क्वांटिटी से रिलेटेड एनालिसिस इन्वॉल्व होगी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डरिए मत, केमिस्ट्री बहुत बड़ी सब्जेक्ट के तौर पे आपको नजर आएगी,
कई बार बच्चे केमिस्ट्री के शुरुआती दौर में पैनिक आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले इन सारी चीज़ों को नहीं देखा है। अब बच्चों को केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है फिजिक्स या मैथ के मुकाबले? इसके दो रीज़न है। सीधा सीधा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना होना, ठीक है, जो कि मैथ में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, फिजिक्स में आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हो, फोर्स को इमेजिन कर सकते हो। बट देयर इज नथिंग सच थिंग लाइक इन केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकते। एटम्स इतने छोटे हैं, आप देख नहीं सकते, उन्हें इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक थ्री स्टैटिक है ही नहीं जो एक एटम के पूरे स्ट्रक्चर को समझा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हुए भी इमेजिन नहीं कर पाते हो, और इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको टफ लगने लगता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टफ को इजी बनाना मेरा काम है, कैसे आप तक परोसना है ताकि आप उसको समझ सकें, उसको ग्रैब कर सकें, वो सब मेरा रोल है। आप बस ध्यान दीजिए और लगे रहिए, मेहनत करिए, आप जरूर धीरे धीरे करके इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा कि हम इस बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या कवर करते हैं और कैसे कैसे हम इसको धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके एक बहुत नोन टॉपिक से, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि एटम। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? एटम्स, ठीक है। एटम एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मैटर्स के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें डिटेल में दी भी गई हैं। फिर भी हम इनके बारे में एक बार ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि उसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती है? एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होता है ये एलिमेंट? तो ये असल में सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एटम होता है। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ क्या होता है बेटा? एटम होता है, ठीक है। आपने इसकी और भी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। मैं इस डेफिनेशन के अबाउट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत एटम के बारे में भी मैं अंदाजा लगवाऊंगा। अब ये एटम्स क्या है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इस वर्ड का, एटम का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, ए और टॉम। किससे मिलकर बना है बेटा? ए और टॉम। ए का मतलब होता है इन या नॉट, आप कह सकते हो नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल है इसका मतलब, यानी जिसको बांटा नहीं जा सकता। जिसको बांटा नहीं जा सकता उसे कहा जाता है एटम। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है, या कार्बन भी ले सकते हैं, जो मर्जी आपकी ले लो। अब अगर मैं इस एक एटम को टुकड़ा करना चाहूं तो मैं इसको नहीं बांट सकता। ये सबसे छोटा एटम है। लेकिन ऐसे जैसे ही किसी ने कहा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। ऑक्सीजन का एग्जांपल बाद में ले लेंगे, पहले कार्बन का ही ले लेते। मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई कि यार मैंने तो पढ़ा है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो इन्होंने बांट दिया। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन में हमने इसको बांट दिया है। फिर कैसे कह रहे हैं कि ये नॉट डिविजिबल है? तो समझें इस बात को। किसी का भी डिवीजन होना दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी दो तरीके की होती है। एक को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिवीजन। अब ये क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं। एक है दूसरा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव डिवीजन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उस चीज को बांटकर इस्तेमाल करना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उस चीज को बांटना पर उसको बर्बाद कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैं एक सीट लेता हूं, इस तरीके से 2x2 की मैंने एक सीट ले ली, ठीक है, जिसमें 2 मीटर बाई 2 मीटर की सीट है, 2 मीटर इसकी लेंथ है और 2 मीटर ही इसकी ब्रेड्थ है। अब मुझे किसी ने बोला कि 1 मीटर
बाई 1 मीटर की मुझे एक सीट चाहिए, 1 मीटर बाई 1 मीटर की एक सीट चाहिए। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है कि आप कितनी सीट्स बना सकते हो। पहला ऑप्शन है 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। कितनी सीट्स आप बना सकते हो इससे? ज्यादातर बच्चे कहेंगे आंसर होगा ए। गलत है। आप 3 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो। अगर 4 बना सकते हो तो बाकी सब तो बना ही सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात की थी, कहीं आपसे ये नहीं पूछा था कि एग्जैक्टली हमें 1 बाई 1 के 4 सीट चाहिए ही चाहिए। वो तो पूछा कि 1 बाई 1 के मुझे सीट चाहिए, कितने बना सकते हो? 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं। पर जब आप इनको उसके कंप्लीट से थोड़ा कम कर रहे हो तो इस केस को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इस केस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। अब ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हुआ, जरा उसके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं। क्योंकि जब आप उसको 3 सीट बनाओगे तो इसका कुछ पीस, मान लेता हूं कि आपने इसको ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके डिवाइड कर दिया, तो ये जो 2 पीस थे जो छोटे छोटे आए होंगे, आपने इनको क्या किया है? बर्बाद कर दिया। हाँ कि ना? उसी तरीके से जब 2 बना रहे होगे तो मैंने मान लिया ऐसे ऐसे, तो ये दोनों से भी क्या हो गए? बर्बाद हो गए। ठीक है, यानी जब आप 1 बना रहे होगे, मान लो यहां से काट लिया, तो ये सारा एरिया आपने क्या कर दिया? बर्बाद। तो ऐसे डिविजन्स को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें कुछ ना कुछ आप बर्बादी करते हो, या वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो जाता है, या वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो जाता है। समझिए इस बात को। कंस्ट्रक्टिव डिवीजन का क्या मतलब है? एक ऐसा डिवीजन जिसमें आप चीजों को बर्बाद नहीं कर रहे हो। जैसे कि इस सीट के हमने 4 टुकड़े कर दिए। सीट के कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 4 टुकड़े। ये कंस्ट्रक्टिव डिवीजन है। 4 टुकड़े हो सकते थे, 4 टुकड़े हमने किए। ठीक है, अब बात को आगे समझिएगा। जब आप इससे एक भी इलेक्ट्रॉन या एक भी प्रोटॉन या एक भी न्यूट्रॉन को बदल देंगे तो ये कार्बन वो कार्बन नहीं रह जाएगा जो आपके पास था। जो आपके पास था उसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। उसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। वो पहले वाला कार्बन नहीं रहेगा। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओरिजिनल कार्बन की बात करूं तो कार्बन कुछ ऐसा होता है, C12 6। ठीक है, जहां पर 12 जो होता है इसका क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, या फिर क्या कहलाता है बेटा? ये मास नंबर। और जो ये 6 दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अब अगर आपने इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भी ये कार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि का इलेक्ट्रॉन निकालने पे इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा बेटा? चार्ज। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये बन जाएगा C+ में। ये पहले वाला कार्बन तो रहा ही नहीं। इसी तरीके से अगर आपने इससे प्रोटॉन बदल दिया तो ये कार्बन नहीं बोरोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बोरोन। यानी इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया? लूज कर दिया। न्यूट्रॉन्स को आप चेंज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। न्यूट्रॉन्स को बदलने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन की जरूरत होती है, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। बेसिकली मतलब ये हुआ कि एटम यही है, यही इंडिविजुअल पार्टिकल है, क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ भी इसके अंदर का चीज बदला या उसका डिवीजन किया तो ये अपनी आइडेंटिटी को बदल देगा। मतलब ये हुआ कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जब भी हम डिविजिबल की बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव की नहीं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिवीजन तो इसका पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। तो इनको क्या बोला जाएगा? तो ये बेसिकली मिलकर बनाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। एक जिसके फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जिस पे पूरी चीज बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड है? इन्हीं तीनों पे तो बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी बदल दिया गया तो कार्बन की आइडेंटिटी बदल जाएगी। बात समझ में आया? तो ये तो यहां तक की बेसिक चीज थी कि एटम क्या है। क्या हम एटम्स को सच में डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। एटम्स का अगर आपने कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल बदला तो ध्यान रखिए उस एटम की आइडेंटिटी भी बदल जाती है। ठीक है, इसलिए अगर आपको एटम को ऐसा जिंदा रखना है तो आपको एटम की आइडेंटिटी को जिंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन एटम्स से क्या होता है?
कुछ एटम्स मिल जाते हैं और वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल, और कुछ अलग अलग मिलकर बना लेते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर सेम दो एटम मिलते हैं तो उनको बोला जाता है मॉलिक्यूल, जबकि दो डिफरेंट एटम मिलते हैं तो उनको बोला जाता है कंपाउंड। जैसे मैं अब आपको बताता हूं इनके बीच के डिफरेंसेस और टाइप। तो देखिए, एटम्स की अगर मैं बात करूं तो एटम्स क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर सिंपल सी बात करें, जैसे कोई भी एलिमेंट एक एटम ही होता है जो इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो सकता है बेटा, इसमें आप बहुत पूरी लिस्ट है, पूरी पीरियोडिक टेबल है। हीलियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन सारे एटम ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कुछ एटम्स होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर वो एक नया फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली केमिस्ट्री में इस्तेमाल भी कर लिया करते हैं, मतलब कंपाउंड की जगह हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की जगह कंपाउंड लिख देते हैं कभी कभी। पर एग्जैक्ट डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इट इज अ यूनिट फॉर्म्ड बाई कह सकते हो सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सिमिलर टाइप ऑफ एटम। तो जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बनाया जाए उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं H2। कितना बोलते हैं बेटा, H2। अब हीलियम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, सोडियम इंडिविजुअली, लेकिन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O2 और O3 दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशन पे। इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में केमिस्ट्री में आने वाले टाइम में। कार्बन इंडिविजुअली ही एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्लोरीन F2 के फॉर्म में। तो ये सारी जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, दिस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, जरा इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो यूनिट होती है, इट इज अ यूनिट और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट formed by different atom, ठीक है, डिफरेंट एटम्स के द्वारा बनाया गया हो। जैसे अगर मैं बात करूं H2O, अब आप इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। दो डिफरेंट एटम्स के द्वारा बनाए गए हैं, सेम एटम के द्वारा अगर बनाए जाते हैं जैसे H2 या O2 तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं और डिटेल में इसमें जाऊं तो जैसे NaCl, ठीक है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला, तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन से बना हुआ है, अलग अलग दो एटम से बना हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कंपाउंड। और बात करूं H2SO4 सल्फरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों को मिलाकर बना हुआ है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे NO2 गैस, तो N और O2 दोनों के कंबाइन होकर बना हुआ है। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करूं, H और F दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है कंपाउंड। जो सेम एटम से बने होते हैं उनको बोला जाता है मॉलिक्यूल। और एटम से खुद इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनती है। कौन कौन से तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी के बारे में, इन सब के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां पर हम स्टडी करते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लेकिन हमारा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे नहीं है, ये चैप्टर हमारा बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पर है। अब ये क्या चीज होती है, स्टाइकोमेट्री जिसे हम कहते हैं, या ये सारी कौन सी चीजें हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना है कि हम एटम्स का अगर देखें तो आइडेंटिटी कैसे पता करते हैं। तो एक ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक मास का। किसका कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एटॉमिक मास का। अब ये एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और आइडिया देता हूं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको भी जरा समझ लीजिए। किसी भी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो चीजों के लिए, कोई भी चीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है या उसके बारे में आपको जानना है, उसकी क्वांटिटी एनालिसिस करनी है, तो दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो होती है क्वांटिटी खुद, और दूसरा उसका यूनिट, या फिर जिसे हम डायमेंशन कहते हैं।
अब ये क्या है, इन दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे अभी, ठीक है। क्वांटिटी और यूनिट की कैसे ज़रूरत है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपसे किसी ने कहा कि ये पेन 100 है, ठीक है, इस पेन की लेंथ 100 है, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा इस पेन की लेंथ जो मैं यूज कर रहा हूं 100 है, तो आप क्या कहेंगे, सही या गलत? सबसे पहला सवाल, 100 क्या, 100 क्या है? आपने नंबर तो बता दिया, पर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये 100? तो क्वांटिटी खुद सफिशिएंट नहीं होती किसी चीज के लिए, उसके लिए आपको एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि ये सेंटीमीटर है या मीटर है या मिलीमीटर है, तब जाकर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तब जाकर ये स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ट्रू। लेकिन अभी भी मेरे को डाउट है, क्या डाउट है, कि क्या ये पेन 100 सेंटीमीटर का है, क्या ये पेन 100 मीटर का है, या ये पेन 100 mm का है? अब हमारे सामने एक दुविधा है कि हमें पता कैसे चले, कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। इसके लिए हमने क्वांटिटीज को धीरे धीरे खोज करना शुरू किया और उन क्वांटिटीज को एक फिक्स्ड डेफिनेशन देना शुरू किया, क्योंकि जो भी चीजें आप समझते हो आज की डेट में, वो सब एक किसी के रेस्पेक्ट में या रिलेटिवली ट्रू हैं, किसी के रेस्पेक्ट में या रिलेटिवली ट्रू हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए बात को। जैसे अगर मुझे इस पेन को मेजर करना है तो मैं एक स्केल लाऊंगा, बगल से इसको नाप लूंगा, पर उस स्केल से आपने इसको कैसे नापा? क्या उस स्केल पे कुछ लिखा हुआ था? वो जो चीज लिखी हुई है वो फिक्स्ड है, और उसको अगर हमने 1 सेंटीमीटर बोला तभी तो ये इतना हुआ। अगर वो चीज हम फिक्स नहीं करते तो क्या ये होता? मान लो मैं इसको 1 सेंटीमीटर कह दूं, ठीक है, आप भूल जाओ कि आपके पास दुनिया में कोई स्केल है, मैं कहता हूं ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो अब सारी चीजें इसके रेस्पेक्ट में चलेंगी ना। अब सारी चीजें किसके रेस्पेक्ट में चलेंगी? इसके रेस्पेक्ट में चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, तो देखते हैं जरा, मान लेते हैं इन दोनों के बीच के हमने इस लाइन की लेंथ को कैलकुलेट किया, तो देखो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, लगभग 1.75 मार्कर, यानी कि बेसिकली ये 1.75 सेंटीमीटर हो गया। पर ये सत्य तो नहीं है आज की परिभाषा के हिसाब से, इसलिए क्योंकि हमने ये चीजें फिक्स कर चुके हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में ये फिक्स नहीं थी तो यही दिक्कतें आती थी। कोई कहता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इससे डिस्टेंस को नापते हैं, इस टिप से इस टिप के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो लेंथ है ये फिक्स थोड़ी होगी, हर किसी के हाथ की जो साइज है वो अलग अलग होगा, अलग अलग साइज में अलग अलग लेंथ आएगी, इसलिए हमें यूनिट को फिक्स करने की जरूरत है, एक परिभाषा को फिक्स करने की जरूरत है। उन्होंने ये काम किया, साइंटिस्टों ने ये काम किया, बखूबी किया। इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, और वहां पर आपसे बात किया जाएगा इसके बारे में बहुत डिटेल में, ठीक है। मेरे को बस यहाँ पर यह बताना था कि हमें कोई भी क्वांटिटी कभी भी मेजर करनी हो तो हम हमेशा एक बात का अंदाजा लगाते हैं कि वो किसी के रिलेटिव या किसी के रेस्पेक्ट में की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई कहे कि ये पेन छोटा है तो मैं मान लूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये पेन छोटा है, पर अगर मैं यही चीज एक छोटे से जानवर को दिखाऊं, चींटी को दिखाऊं और बोलूं कि ये पेन छोटा है, वो बोलेगी नहीं ये बहुत बड़ा है। तो ये चीज रिलेटिव है कि आप किसको बड़ा और किसको छोटा कहते हो। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो, जैसे आपने लिखा A ग्रेटर देन B, तो याद रखिए यहाँ B है इसलिए A बड़ा है। अगर ये B चेंज होगा तो इसका जो रिलेशन है ये भी बदल सकता है, ये B जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स होगा। ये किसके रेस्पेक्ट में बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में छोटा है, ये हमेशा रेस्पेक्ट की बात है, बेसिकली रिलेटिवली टर्म है, ये किसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने शुरुआत करना शुरू किया तो हमें लगा कि एटॉमिक मास जो है इसको तो हम डिफाइन कैसे करें, ये क्या चीजें हैं। तो इसके लिए 2 यूनिट्स ली गई शुरुआती दौर में, ठीक है। एक थी एमयू और दूसरा था ग्राम, ठीक है। ग्राम के टर्म में आज की डेट में हम डील करना शुरू किए हैं, उस टाइम पे एमयू में ही डील होता था। अब आप एटॉमिक मास की क्वांटिटी को समझें कि क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जरा। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम,
ठीक है, एक एटम का क्या है बेटा, ये मास है। ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, पर ये एटम में मास आया कहां से? एटम में ऐसी कौन सी चीज है जिसका मास है? तो अब हमारे दिमाग में हमें एक बात फिट है कि एटम में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज होती है प्रोटॉन, फिर तीसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। हाँ कि ना? आज की डेट में आपको पता है कि बेसिकली एटम्स तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, या एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बांटा तो नहीं जा सकता, मतलब उनको देखा जा सकता है तीन चीजों के थ्रू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल यह है कि मास भी तो इन्हीं का होना चाहिए, अलग से कोई मास थोड़ी आएगा एटम के अंदर। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, प्रेजेंट इन एटम। एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं उन्हीं का टोटल मास एटॉमिक मास कहलाएगा। अब इनका मास होता कितना है, सवाल ये है। तो देखिए जरा, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मासेस की बात करूं इनके, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बहुत छोटा अमाउंट है ये, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब प्रोटॉन की बात करें, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये इनका मास है। ठीक है, अब एटॉमिक मास के लिए एक यूनिट बनाई गई, इसका यूनिट रखा गया AMU। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। उल्टा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या है ये। यूनिट, एक एटम की यूनिट का मास है ये, एक यूनिट के एटम का मास है ये। ठीक है, इसको अगर ग्राम में आज की डेट में रिप्रेजेंट करें या किलोग्राम में, तो ये 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे 66 होता है, इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर है। ठीक है, तो ये तो मास था किलोग्राम में। ठीक है, अब अगर हम मास इन एएमयू की बात करें, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग, मास इन एएमयू की बात करूं मैं, तो इसका जो मास आएगा वो आता है 1/1837 AMU। कितना आता है बेटा? 1/1837 AMU। ठीक है, और इसका जो मास आता है ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.0075 AMU। ठीक है, इसका जो मास आता है वो आता है 1.008 AMU। अब इन दोनों को 1 के बराबर मान लिया जाता है, इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया जाता है बेटा? 1 के बराबर। और अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, ये क्वांटिटी लगभग 0 होगी अगर आप डेसिमल्स में डील नहीं कर रहे हो, तो ये आता है 0.0005। क्या इस क्वांटिटी को इसमें जोड़ने पे कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं, इसको जोड़ने पे इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 1 + 0.0005 को अगर आप जोड़ भी दें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 कहा जा सकता है। मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी इससे जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल रही है। तो होता क्या है उसको जरा समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम अगर एटॉमिक मास को लिखें तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन तीनों को हम जोड़ रहे हैं, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये पता है, मैंने अभी अभी आपको प्रूफ किया कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। इन दोनों के मुकाबले इसका जो मास है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 0।
क्या मान लेते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आ जाता है, जिसे हम आज की डेट में एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, वो बन जाता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब मैं थोड़ा बोर्ड मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर इसको और आगे आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अब हमारा जो एटॉमिक मास है वो क्या बनकर आ गया है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और मास प्लस क्या आ गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं, किसी भी एक एटम को हम ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि उस एटम के अंदर, और आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, एटम्स जो होते हैं ये चार्ज लेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, ये चार्ज लेस होते हैं। इसका मतलब होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज वाला फंडामेंटल पार्टिकल होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज वाला होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, कैंसल कर रहे होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो यानी अगर एक एटम है और मैं कहता हूं कि इसमें x इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, x, तो इसमें पक्का x प्रोटॉन भी होंगे। x क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, साथ ही कहा जाता है कि अगर इसमें हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो x इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, क्या ये जो x इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इसको तो हम अप्रोक्सीमेट कितना मान लेंगे बेटा, 0। अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 0 AMU, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नहीं है। x प्रोटॉन का अगर मैं बात करूं तो इसका मास हो जाएगा x AMU। कितना हो जाएगा बेटा, x AMU, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU के बराबर होता था। उसी तरीके से y न्यूट्रॉन्स का जो वेट होगा वो हो जाएगा y AMU। कितना हो जाएगा बेटा, y AMU। तो एटॉमिक मास जो बनकर आएगा वो आ जाएगा x प्लस y टाइम्स ऑफ AMU। कितना मास आ जाएगा बेटा, x प्लस y टाइम्स ऑफ AMU। तो आपका जो टोटल एटॉमिक मास आता है कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको बात करूं कार्बन के एक आइटम को मैं ले लेता हूं C12(6). ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, एक आध दो और भी एग्जाम्पल लूंगा, अभी घबराइए मत। तो देखिए बेटा, अब हमारे सामने, अब जब भी आप एटम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए मैं पहले आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। तो जब भी आप एटम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहां पर आप लिखते हैं XAZ, ठीक है, तो ये जो होता है X, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट का सिंबल। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये एलिमेंट का सिंबल, जो उसके यूनिक आइडेंटिटी के लिए उसको दिया गया है। जैसे अगर आपका कोई नाम रखा गया है तो वो उसके साथ क्यों रखा गया है, ताकि आपको यूनिकनेस मिले, ताकि आपको पहचाना जा सके। लेकिन ह्यूमंस के पास एक बहुत अच्छी चीज है, उनका चेहरा जो अलग होता है, आप उसकी वजह से उसको पहचान सकते हो। लेकिन जब आप उसका नाम लिखते हो तभी तो उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, जिसको उसका चेहरा नहीं पता हो। तो उसी तरीके हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया गया है और उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। और ए जो यहाँ पर दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये असल में एटॉमिक मास है। ये क्या है बेटा, एटॉमिक मास। और ये जो Z आपको यहाँ पर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता, इसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा आपसे। ठीक है, जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कि असली आइडेंटिटी प्रोटॉन्स क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते, इनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अब मैं अगर आपसे बोलूं तो ये एटॉमिक मास जो है ये बेसिकली, अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है तो ये बेसिकली Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होना चाहिए। Z प्लस नंबर ऑफ किसके बराबर होना चाहिए बेटा, न्यूट्रॉन के बराबर। क्योंकि यही लॉजिक हमें यहां से पता चला है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, अगर Z है तो ZMU, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं है तो वो हमें निकालना है। तो यहां से हमें एक बहुत अच्छी जानकारी पता चल रही है, और वो ये कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो बेसिकली आ रहे हैं एटॉमिक मास यानी A माइनस Z के बराबर, A माइनस Z के बराबर। जहां A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एटॉमिक मास। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां तक बात समझ में आई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब क्योंकि बराबर होते हैं
तो अगर मैं यहाँ पे में से कोई पूछे कि नंबर ऑफ, इसको मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, तो अगर मैं से कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बोल दूंगा Z, क्योंकि हमें पता है कि सारे जो एटम्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, और जब एटम चार्जलेस है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनका नंबर क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, Z होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने इस वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल किया कि एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना होगा, इस फॉर्मूले में देखें तो Z AMU, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं Z, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो बड़ा आसानी सी बात हो गई, क्योंकि इन सब का मास तो वन ही है, सब AMU में है तो AMU कट जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा, क्योंकि 1 के बराबर है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों बराबर होते हैं AMU में अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, जहां A एटॉमिक मास है और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया ये? किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जहां पर आप पता करिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, मास क्या होगा उनका, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन सेट मैं लेता हूं यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। सबसे पहला जो मैं यहाँ पर एटम दे रहा हूँ वो है कार्बन 12 6, दूसरा जो मैं दे रहा हूँ वो है 19 फ्लोरीन 9। ठीक है, तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन ले लेते हैं 16 O8। ठीक है, चौथा जो है वो ले लेते हैं सोडियम 23 11। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। कैसे याद रखना है, अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो इसकी ट्रिक होती है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, चलिए, और साथ में हम यहाँ पर और कोई इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। फिफ्थ ले लेते हैं पोटेशियम 39 90। ठीक है, चलिए, इनको आप सॉल्व करिए, वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बताता चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें जो कैलकुलेट करनी है वो हमें पता होनी चाहिए कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अगर मैं जैसे बोलूँ, अगर आप इसमें मुझे एटॉमिक मास भी बता दीजिए, चलिए एटॉमिक मास भी बता दीजिए। तो अगर मैं कॉलम वाइज लिखना शुरू करूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो मुझे पता है किसके बराबर होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके बराबर होगा, Z के बराबर, ये बात भी हमें पता है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो किसके बराबर होता है बेटा, अभी अभी आपको बताया था, Z माइनस A के बराबर, Z माइनस A के बराबर। तो चलिए कार्बन से शुरुआत करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, Z माइनस A। ठीक है, तो Z हमारा कितना है, सॉरी A माइनस Z, A माइनस Z, A माइनस Z। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, 12 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 9। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, अब जो इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा वो आएगा 19 माइनस 9, तो 19 माइनस 9 कितना किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 के बराबर, 10 हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए हमेशा बराबर होंगे, चार्ज स्पीसीज के लिए नहीं, पर एक एटम के लिए, एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, बराबर। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें देखिए एटॉमिक मास कितना है, 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। बाकी दोनों भी मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो सेट ए के क्वेश्चन थे, सेट टाइप ए के क्वेश्चन थे। अब दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं वो है कि आपको एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और
क्या कहते हैं न्यूट्रॉन बता दिया जाए और आपसे मास पूछ लिया जाए, तो कुछ उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। दूसरे सेट के क्वेश्चन जो आते हैं, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ अननोन एलिमेंट। कोई अननोन एलिमेंट आपको दे दिया जाता है, ठीक है, हम एक्स कह दे रहे हैं उसे, और आपको उसका एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि कोई एक्स एलिमेंट है और में से किसी ने आके बोला कि हमारे पास 7 प्रोटॉन हैं, ठीक है, 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मैं मास कैसे निकालता हूं बेटा, बहुत सिंपल सा है, आपको बताया भी था कि मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और साथ ही प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यहां पर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई खास लेना देना नहीं होता, तो ये हो जाएगा 7 प्रोटॉन का मास कितना हो गया बेटा, 7 AMU, एटॉमिक मास निकाल रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 8 है तो कितने हो जाएंगे, 8 AMU। तो जो टोटल मास आएगा वो आ जाएगा 15 AMU। कितना आ जाएगा बेटा आपके लिए, 15 AMU, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको एलिमेंट को मुझे साइन देना हो तो मैं कुछ ऐसा दूंगा, मुझे मास पता चल गया कितना है, 15, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7, तो ये कुछ ऐसा एलिमेंट का सिंबल आएगा, ठीक है, ऐसा एलिमेंट का सिंबल, क्योंकि एक्स तो उसका सिंबल हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे 15 जो एटॉमिक मास होता था, यहाँ पर 7 जो क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एटॉमिक मास के रिलेटेड थे। अब जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि ये 1 AMU कहाँ से आया, ये क्या है जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फिर हमारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो आज की डेट में जो भी आप एटॉमिक मास देखते हैं वो किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है। अब वो कौन सा एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में ये सारी बातें की जा रही हैं, तो उसके बारे में हम बातचीत कर। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि ये जो पूरा एटॉमिक मास का कैलकुलेशन हो रहा है ये किसी के रिस्पेक्ट में तो हो रहा होगा, 1 AMU किसी को तो बोला होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे अगर मैं इस पेन की लेंथ को मुझे मेजर करना है तो मुझे सेंटीमीटर डिफाइन करना पड़ता है। अब वो सेंटीमीटर किसी को तो कहा होगा, या मीटर किसी को तो कहा होगा, तभी सेंटीमीटर बना और उससे mm बना, और उसी की वजह से हम इसके डिस्टेंस यानी लेंथ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से एटॉमिक मासेस जो हम AMU में कैलकुलेट कर पा रहे थे वो किसी के तो रिलेटिव होगा, किसके रिलेटिव है ये समझना था हमें। तो सबसे पहले 2-3 छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहला जिसके रिलेटिव में कैलकुलेशन स्टार्ट की गई वो थी हाइड्रोजन। क्या था वो, हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सबका मास कैलकुलेट करेंगे, यानी हाइड्रोजन को उन्होंने बोल दिया 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यानी 1 AMU बोल दिया, ठीक है। प्रॉब्लम, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या आई कि ज्यादातर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो डेसिमल या फ्रैक्शन में था, इंटीजर में नहीं था। ज्यादातर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास, या फिर जैसे मैं आपको समझाऊं, आप समझिएगा कि हम क्या कोशिश करते हैं और क्या हो जाता है, समझिए। जैसे मैंने कहा कि मैं ले लेता हूं 3 पत्थर ले लेता हूं और मैंने सारे पत्थर को 100 ग्राम कह दिया, इसको 100 कह दिया, इसको 100 ग्राम कह दिया, इसको भी 100 ग्राम कह दिया, ठीक है। तीनों सेम साइज के थे इसलिए हमने इसको कह दिया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। एक पत्थर आया जो कुछ ऐसा था, और जब हमने इसको इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना शुरू किया तो ये पत्थर 3.32 टाइम्स था। कितने टाइम्स बड़ा था बेटा, या वजन कितना था, 3.32 टाइम्स, यानी इसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली 332 ग्राम हो जाएगा। पर सवाल ये कैसे किया, अरे ये जो 0.32 निकाला ये कैसे निकाला आपने, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो आप मेजर कर सकते थे वो 100 ग्राम है, इससे छोटी चीज आपने मेजर कैसे की, पता कैसे चला आपको, बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए इस यूनिट को और छोटा कर देते हैं। तो अब हमने इस यूनिट को क्या किया,
कि हमने इसको बोल दिया या हमने इसको 100 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए बेटा इसके? 100 टुकड़े, यानी 1 ग्राम के 100 टुकड़े हमने कर लिए। 1 ग्राम इंटू 100 यूनिट। ठीक है, हमने क्या कर दिया? 1 ग्राम इंटू 100 यूनिट। मार्कर बदल दिया। तो ये हो गया 1 ग्राम इंटू 100 यूनिट। हमने 100 यूनिट टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। अब हम चाहें तो ये 32 वाला जो हिस्सा है इसको मेजर कर सकते थे, पर अगर हम ये करें कि इसके रेस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट किए 100 पत्थर और सबके सारे जो स्टोन थे उनका जो वजन था वो कुछ ऐसा ही आ रहा था, 3.32, 3.57, तो किसी का 2.48, यानी किसी का इंटीजर तो आ ही नहीं रहा था, सारे के सारे फ्रैक्शन आ रहे थे। तो यहां ये काम चल जाएगा, पर एटम्स के केस में आप ये कहानी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो फिक्स्ड हैं और हम चाहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन आसान रहे, और आसान कैलकुलेशन के लिए हमें नंबर फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर में चाहिए। किस में चाहिए बेटा? इंटीजर में या होल नंबर में जरूरत थी। तो फिर क्या किया? हाइड्रोजन को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, बोले कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ज्यादातर जो एलिमेंट हैं उनके जो एटॉमिक मासेस आ रहे हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? हम कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं। ऐसे लेते लेते इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट लिए, कुल 6 एलिमेंट्स शुरू में लिए गए, पर किसी में ज्यादा देर तक सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ एलिमेंट्स का आपको इंटीजर मिलता था, तो ज्यादातर एलिमेंट्स का आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही मास मिलने लगा। फिर एक ऐसा एलिमेंट उठाया गया जिसको उठाते ही लोग खुश हो गए, और वो था कार्बन। क्या था? कार्बन। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में। तो आज के डेट में जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव टू 1/12, ध्यान से देखिए, 1/12 मास ऑफ कार्बन, C12 एटम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है जरा उसको समझिएगा। और कार्बन में वो सफलता हमें हाथ लगी जो बाकियों में प्रॉब्लम थी। कार्बन में ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस आ रहे थे वो इंटीजर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें कार्बन का हम मान लेते हैं कि इसका कुछ x ग्राम वेट है, या हम इसका वेट मान लेते हैं कि कुछ x है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितना है, हम x मान लिया। ठीक है, अब इसके x जो मास था कार्बन का, इसके हमने 12 टुकड़े कर दिए, यानी कितना हो गया पर यूनिट? x/12। कितना हो गया? x/12। और ये जो वेट था इसी वेट को हमने डिफाइन कर दिया 1 AMU के बराबर। इसी वेट को हमने क्या डिफाइन कर दिया बेटा? 1 AMU के बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम है। और वो कार्बन में भी कौन सा एटम? C12 एटम। ठीक है, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप्स वगैरह हम बात करेंगे। जो ये C12 एटम आया था इसके रेस्पेक्ट में बातचीत की गई। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो भी मास होगा उसको हमने बोला x, और उसको हमने 12 टुकड़े में बांट दिया, और प्रत्येक टुकड़े को हमने बोल दिया 1 AMU। क्या बोल दिया बेटा? 1 AMU। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको NCERT में अगर आप देखोगे तो एक उन्होंने तरबूज बना रखा है और बोला कि मान लेते हैं जैसे इस तरबूज के 12 बराबर हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो बेटा? इसके 12 बराबर हिस्से कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 12 बराबर हिस्से कर दो। तो जो एक हिस्सा होगा, जो एक हिस्सा यहां पर आ रहा है, इस हिस्से को उन्होंने बोल दिया यूनिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। यूनिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो बेसिकली कार्बन का जो 1/12 मास होता है वही 1 AMU के बराबर होता है। तो सारी चीजें जो हैं वो कार्बन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती हैं। यानी जब हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम का मास 24 है, इसका मतलब ये कार्बन से 2 गुना है, भारी है। कार्बन से कितने गुना भारी है बेटा? 2 गुना, क्योंकि कार्बन का खुद का मास कितना है? 12। तो ये कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर 2 गुना है, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर 2 गुना है, इसका मतलब कार्बन का खुद का मास 12 AMU है, तो इसका मास 24 AMU हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में जैसे मैं बोलता हूं कि इट इज 1/12 ऑफ, ध्यान से देखिएगा,
1/12 ऑफ C12 एटम, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि C12 एटम का तो 12 मास था, उसका 1/12 कितना हो जाएगा 1 AMU के बराबर। तो यानी हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1 AMU। यानी आज के डेट में हम जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं वो सारे रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है बेटा, कार्बन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेटेड है। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं आपको 2-3 छोटी छोटी सी चीजें बताना चाहूंगा जो मैं शुरू में बताना भूल गया, ठीक है। पहली चीज कि आपको केमिस्ट्री में 3 कॉपियां बनानी पड़ती हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपको एक ही बनाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कब दूसरी और कब तीसरी कॉपी आपको बनानी है। सबसे पहली कॉपी जो आप बनाएंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 डाल लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हमने शुरुआत किया था आज, ठीक है, जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास तक पहुंच गए हैं। इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये टॉपिक पूरा है, इसमें कम से कम 25 से 30 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बहुत स्लो मोड में पढ़ेंगे। आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है इसको चाहो तो आप 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत है और शुरू में आपका बेस तैयार करना, आपका जो एक होता है कि इमारत बनने से पहले जो उसकी मजबूती होती है वो उसके बेस पे डिपेंड करती है। इसलिए आपका भी बेस तैयार हो रहा है, इसलिए मैं पूरा वक्त लूंगा, चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में जब तक चीजें नहीं बैठ जाती तब तक मैं उनको फीड करूंगा। जब आप उनको समझ जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे करते करते हम टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको सारी जो दिक्कतें हैं आप उन्हें बहुत आसानी से डील कर पाओगे, तो आपको वहां घबराने की कोई जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सीखे जाने वाला हर कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में लगातार आएगा, 12th तक आएगा, जब तक आपकी एग्जाम नहीं दे देते। इस चैप्टर से हर साल जेईई में सवाल पूछे जाते रहते हैं, इसलिए चैप्टर की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। और केमिस्ट्री में जैसे हर बेसिक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वही आपका बेस होता है, उसी के आधार पे आप आगे चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हो, ठीक है। इसलिए घबराइए मत, जो भी है धीरे धीरे केमिस्ट्री आपको पूरा आने लगेगा, चिंता मत करिए। जो चीज़ मैंने आपको आज पढ़ाई वो हो सकता है आपको बड़ी लगे, पर 1 महीने बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत छोटी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको बड़ी केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।